अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भलीकार मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। हर हफ़्ते इन प्रोग्राम यानी स्पोर्ट्स बॉक्स में तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा आहियूं ऐं तव्हांखे असां रांदियुनि जी दुनिया जे बारे में आगाह कंदा आहियूं त पाकिस्तान में स्पेशली गुज़िरियल हफ़्ते में पाकिस्तान में क्रिकेट जे हवाले सां छा थियो उन ते गुफ़्तगू कंदा था। जेको प्रोग्राम में सभ खां पहिरां जेका वॾी ख़बर हुई गुज़िरियल हफ़्ते में उहा इहा हुई त बाबर आज़म खे T20 खां पोइ हाणे वनडे जो कप्तान बि मुक़ररु कयो वियो आहे। इहो एक्सपेक्टेड हुयो ऐं हाणे असां ऑफिशियली तौर ते चई सघूं था त बाबर आज़म हाणे वनडे जो कप्तान बि मुक़ररु थी वियो आहे। उन खां पोइ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जे हवाले सां थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज़ ऐं हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जॻह ठाहिण में नाकाम थिया आहिनि। ॿिए पासे शाहीन शाह अफरीदी ऐं अज़हर अली जी तरक़ी थी आहे ऐं हुननि खे ए कैटेगरी में शामिलु कयो वियो आहे। ऐं इफ़्तिख़ार अहमद ऐं नसीम शाह पहिरियों भेरो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिलु करण में कामयाबु थिया आहिनि, जॾहिं त शानदार परफॉर्मेंस बावजूदि जंहिं प्लेयर खे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न मिलियो उन्हनि खे हाणे डोमेस्टिक A+ कॉन्ट्रैक्ट ॾिनो वेंदो। ॿिए पासे नीदरलैंड ऐं आयरलैंड ख़िलाफ़ जेका सीरीज़ मुलतवी थी पाकिस्तान जी, उनखां पोइ हाणे पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे त पाकिस्तान इंग्लैंड जे दौरे लाइ तयारु थियो आहे। इंग्लैंड जे दौरे में पाकिस्तान 3 T20 ऐं 3 टेस्ट मैचूं खेॾंदो। ऐं आख़िर में थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिन साल जेको रिथियल आहे ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप, छा उहो T20 वर्ल्ड कप थी सघंदो या न। हिननि ओवरऑल जेके ही टॉपिक्स आहिनि उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे ऐं स्पोर्ट्स एंकर बि आहे मोहम्मद आसिफ खान साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जमशेद। सर सबसे पहले हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करेंगे। सर बहुत सारी चर्चा हो रही है इस हवाले से कि इफ्तिखार अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इफ्तिखार अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिन्होंने 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिस 48 रन है उनके, 4 ODIs खेले हैं, 68 रन है उनके और 8 T20 खेले जहां पर उनका 166 स्कोर है। तो T20 में कहीं ना कहीं उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। तो क्या कहेंगे, सिर्फ T20 की बुनियाद पर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है? जमशेद बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया है और काफी आपने रिसर्च कर रखी है, लेकिन जो मैं समझता हूँ आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इतने अच्छे उनके नंबर्स नहीं हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजह बताई थी वो ये थी कि इफ्तिखार अहमद का एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है सफेद गेंद की क्रिकेट के अंदर, तो ये वजह है जो कि मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तनाजुर में देखें तो जो वर्ल्ड कप है T20 का, अगर वो होता है तो उसमें मिसबाहुल हक की नजर में शायद इफ्तिखार अहमद एक कारामद खिलाड़ी के तौर पे उनको वो देख रहे हो, इसलिए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो। ये वजह मुझे समझ आती है, वरना और कोई वजह नहीं है। उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, उससे बेहतर था कि फवाद आलम को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और टेस्ट मैच क्रिकेट के वो अच्छे टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर स्क्वाड का हिस्सा भी फवाद आलम इस वक्त हैं। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप आगे चल के देखेंगे तो बहुत जल्दी तकर्रुरी, बहुत जल्दी तरक्की, जैसे आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको एकदम से जंप लगी है, C से वो A कैटेगरी में आ गए हैं। इन चीजों को भी देखना चाहिए। लेकिन इफ्तिखार अहमद के हवाले से आपका बिल्कुल अच्छा पॉइंट है और जो मैं समझता हूँ वो मैंने आपके सामने रखी बात। और सर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फवाद आलम हो गए या दूसरे प्लेयर्स जो जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इमरान भट्ट हैं, कामरान अकमल हैं, सलमान भट्ट हैं, समी असलम हैं, फैजान रियाज हैं, ये टॉप 5 स्कोरर भी थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनको अब हम समझते हैं कि जैसे मिसबाह उल हक साहब ने कहा है कि डोमेस्टिक इलीट कैटेगरी बनाई गई है जिन्होंने इनको रखा गया है। क्या है ये डोमेस्टिक इलीट कैटेगरी और कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं इसमें? देखिए बात यह है कि ये कोई कैटेगरी नहीं बनी थी पहले। जब शोर हुआ और सवाल उठा कि क्यों नहीं फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स को आप मौका दे रहे, आपने एक प्लेयर का नाम आपके जहन से रह गया, इमरान भट्ट का नाम शायद आप मैंने सबसे पहले इमरान भट्ट का नाम लिया। उनका जो जी सबसे ज्यादा रन 62.2 उनका एवरेज भी है जी, 860 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए इस सीजन में। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। और इन प्लेयर्स को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एलीट कैटेगरी बनाई है वो 1.5 लाख रुपया बनाई है और उसमें यही नाम है जो आपने सारे लिए। टोटल सुनने में ये आया कि 10 नाम होंगे और उन 10 नामों को दिया जाएगा। 6 रीजन्स के अंदर जो प्लेयर जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने आपने नाम तो ले ही दिए, बस बॉलर्स के नाम आप और अगर देख लें तो नुमान अली है, जफर गौहर है, उनके अलावा आपको बिलाल आसिफ भी नजर आएंगे, उनके अलावा ताबिश खान है, उन्होंने 24 खिलाड़ी आउट किए हैं, वो भी आपको बॉलिंग की फहरिस्त में नजर आएंगे। तो ये एक मुनासिब चीज है, लेकिन इसको साथ साथ ही करना चाहिए था कि बिल्कुल अलग से करके आप
अलग से कैटेगरी बनाने का मतलब ये है, या अलग से ऐलान करने का मतलब ये है कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहन में ये बात नहीं थी, लेकिन जब बाद में तनकीद हुई, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देख लेना कि आमिर वहाब, जिस तरह से आपने जिक्र किया, वहाब तो 2018 अक्टूबर से टेस्ट मैच खेल ही नहीं रहे, तो वहाब के ऊपर ये गुस्सा कैसे आपको आना शुरू हो गया अब अचानक कि वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहे? और आमिर ने भी आपको बहुत पहले बता दिया था कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है खिलाड़ियों के ऊपर कि उनको सर, गुस्सा करके मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे हम देख रहे हैं कि वो कम से कम 2 फॉर्मेट तो खेल रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, उनको भी किसी ना किसी कैटेगरी में रखा गया है। तो एक फॉर्मेट खेलने वाले को कैटेगरी में रखते हैं और जो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं आप उनको बाहर कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है, जस्टिफिकेशन तो बनती है। देखिए बात यह है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा ना, अजहर अली को फिर एक कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि वो एक फॉर्मेट खेलते हैं। असद शफीक को बी कैटेगरी में असद शफीक भी मौजूद हैं, शान मसूद भी मौजूद हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, आबिद अली हैं, उस्मान शनवारी हम देखते हैं कि उस्मान शनवारी तकरीबन T20 ज्यादा खेलते हैं। उसके अलावा सरफराज अहमद तो अभी किसी भी फॉर्मेट में खेल नहीं रहे, वो भी वहां पर मौजूद हैं। जी, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं ये कहता हूँ कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, प्लेयर अपनी सूरत हाल देखकर ही फैसला करता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप उसको जबरदस्ती टेस्ट मैच खिलाना चाहते हैं तो वो खेले। भाई अगर प्लेयर नहीं खेलना चाहता तो नहीं खेलना चाहता। खुद मिसबाउल हक कौन सा तीनों फॉर्मेट खेलते थे, वो तो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते थे। यूनुस खान भी टेस्ट खेलते थे 2015 के बाद से। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा प्लेयर्स की हैंडलिंग मैं समझता हूँ जज्बात से नहीं, उनकी वैल्यू के हिसाब से आप करें। मोहम्मद आमिर की भी और वहाब रियाज की भी, मेरा ख्याल है आपने ऑस्ट्रेलिया दौरा देख लिया कि उनके एक्सपीरियंस की जरूरत तो आपको है। बिल्कुल। अब आप सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी या नसीम शाह या हसनैन के बल पे तो आप, वर्ल्ड कप अगर T20 का होता है ऑस्ट्रेलिया में तो उसके बल पे आप शायद ना कर सकें, क्योंकि बॉलिंग अच्छी आपकी नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगी तो मुश्किल होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है कि इस तरह से खिलाड़ियों को सिर्फ गुस्से की बुनियाद पे आप बाहर निकाल दें, ये ठीक बात नहीं है। सर, इन दोनों के साथ साथ एक और भी प्लेयर है जो 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां पे हमारे हीरो थे हसन अली, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए हैं। हसन अली का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? देखिए हसन अली का फ्यूचर तो इस वक्त कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा लेकिन हसन अली को के बाहर होने की वजह तो तलाश करें। उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौन था वो डॉक्टर जो उसको ट्रीट कर रहा था, उससे भी तो जरा पूछें। हसन अली का आप काम करते हैं, आपको पीसीबी की अपडेट्स मिलती हैं। एक जमाना था कि खिलाड़ियों का हेल्थ बुलेटिन आया करता था कि किस खिलाड़ी की हेल्थ स्टेटस क्या है। तो कितना अरसा हो गया कि हसन अली का कोई हेल्थ बुलेटिन आया ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि उनकी रिहैब कहाँ तक हुआ है। मैं खुद नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया था साल के आखिर में, तो वहाँ हसन अली को हमने देखा था, वो बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर लोगों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि इनकी इंजरी दोबारा से जरा खराब हो गई है, इन्होंने बॉलिंग का आगाज किया था। लेकिन फिर हसन अली PSL के लिए फिट कैसे हो गया? बिल्कुल। उसके बाद PSL फरवरी में शुरू हुई है और हसन अली ने खेले हैं और तेज रफ्तार बॉलिंग की है, दौड़े हैं, सही तरह से नजर आया आप। तो ये जो आप यूं समझें जब से वो इंजर्ड हुए हैं उस वक्त से लेके PSL तक आने तक उनके साथ किसने काम किया, क्या काम किया, उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट का जायजा तो लीजिए। फिर उसके बाद PSL खेलने के बाद वो फिर अनफिट हो गए और अब ये कहा जा रहा है कि उनकी ट्रीटमेंट कोई दुरुस्त नहीं हुई थी यहाँ पर, इसलिए अब आप ऑस्ट्रेलिया में किसी डॉक्टर से मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ करें। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हारिस सुहेल की भी जो सर्जरी थी वो यहाँ गलत हो गई थी। फिर हारिस सुहेल इंग्लैंड गए हैं और इंग्लैंड में जाके हारिस सुहेल ने फिर अपनी सर्जरी दोबारा कराई और फिर उनकी वो ठीक हुए हैं। इसी तरह अनवर अली के साथ भी हुआ, लेकिन खैर अनवर तो PCB के उसमें नहीं आते थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेडिकल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या जो मेडिकल जो देखते हैं खिलाड़ियों को, उनसे भी तो सवालात होने चाहिए ना। सिर्फ खिलाड़ी को आपने बाहर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सही किया, लेकिन जरा पूछें उन लोगों से जो इनको जिनके हाथ में इनकी ये सारी मेडिकल का जो कार्रवाई थी जो इनके हाथ में थी, उनसे भी पूछना चाहिए। सर, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जल्दी हसन अली वापस आ जाएंगे टीम में और उसी तरीके से परफॉर्म करेंगे जिस तरीके से उन्होंने 2017 में किया। बहरहाल सर, थोड़ी सी बात कर लेंगे बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम को हम ऑफिशियली तौर पर अब कह सकते हैं कि वनडे के कप्तान भी हैं। सरफराज अहमद वनडे से भी अब हाथ धो बैठे हैं कप्तानी से। तो क्या लगता है कब तक सरफराज अहमद की वापसी हो सकती है? और अभी जो इंग्लैंड का दौरा है इसको कैसे देख रहे हैं? सरफराज अहमद कमबैक कर पाएंगे यहाँ पर? जी, सरफराज अहमद के सामने इतना मुश्किल नहीं है रास्ता।
सरफराज अहमद पूरी पूरी मतलब सलाहियत रखते हैं कम बैक की। बी कैटेगरी में आना भी इस बात का इशारा देता है कि वो जरूर प्लान्स का हिस्सा हैं। और अगर आप देखा जाए तो मुकाबला सरफराज का और रिजवान का ही है, लेकिन रिजवान T20 फॉर्मेट में उतने कारआमद नहीं हो सकते या होंगे, क्योंकि सरफराज अहमद का रिकॉर्ड भी अच्छा है, सरफराज का एक्सपीरियंस भी काफी है। तो वर्ल्ड कप को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सरफराज अहमद की मुझे तो वापसी नजर आती है। और जिस तरह की सूरत हाल है कि आपको इंग्लैंड जाना है उससे पहले, और इंग्लैंड जाते वक्त आपको ज्यादा खिलाड़ी लेके जाने, तो मुझे यहाँ पर भी नजर आता है कि इंग्लैंड के दौरे पर ही सरफराज अहमद की वापसी हो जाएगी, क्योंकि लंबा दौरा है, एक विकेट कीपर से काम नहीं चलेगा। तो ये ओपनिंग बन जाएगी, यहाँ इंग्लैंड के दौरे पे सरफराज अहमद की ओपनिंग बनेगी। सर, उसके बाद उनका रास्ता इंग्लैंड के दौरे के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये कब से शुरू होने जा रहा है और कितने प्लेयर जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा ओवरऑल, यहाँ से कैसे जाएंगे, वहाँ पे कितना दिन क़याम करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्या ओवरऑल अपडेट्स हैं? देखिए, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐलान जो होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान 25 तकरीबन खिलाड़ी लेके यहाँ से जाएगा और जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी और तकरीबन 1 महीना उधर ही रहना है पाकिस्तान की खिलाड़ियों को। और वहां पर 3 टेस्ट मैच, 3 T20 मैचेस होंगे जो कि अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। तो और 2 मैदानों पर मुकाबले होंगे, एक साउथहैम्पटन है और एक मैनचेस्टर है। उन मैदानों में होटल मौजूद है, तो खिलाड़ी फिर वहीं रहेंगे। और बड़ा खर्च कर रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, बड़ी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी उनका साथ दे रहा है कि किसी तरह क्रिकेट के मुकाबले शुरू हो जाएं। तो एक ये देखना होगा कि फैसला कब होता है, लेकिन बड़ा फैसला किया जा चुका है कि पाकिस्तान की टीम ने वहां। क्या लगता है वो जो मैचेस होंगे वो बंद दरवाजों के पीछे होंगे या स्टेडियम में हमें शायकीन नजर आएंगे? नहीं, इसका कोई इम्कान नहीं है, शायकीन बिल्कुल नजर नहीं आएंगे आपको स्टेडियम में। और ये बंद दरवाजों के पीछे ही होगा और उनका बाकायदा चेक होगा। आखिर में सर थोड़ी सी बात कर लेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, कितने चांसेस हैं कि T20 वर्ल्ड कप होगा? क्योंकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इंडियन लॉबी भी काम कर रही है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप ना हो और उस के दौरान कहीं ना कहीं IPL वो करवाने का सोच रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं? देखें यार जमशेद, बात यह है कि ये बातें, अगर हम ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप इसलिए ना हो कि इंडिया चाहता है कि IPL हो जाए, तो इंडिया के IPL में लोग कैसे आ जाएंगे? जो वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे इसी वजह से खेलने नहीं जाएंगे ना लोग वर्ल्ड कप के। ये जो वायरस है, ये इसका खतरा है। लेकिन ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात आज जो है मार्क टेलर जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान है उन्होंने भी ये कहा है कि शायद ऐसा ही हो। नहीं, ये मुझे नहीं ऐसी कोई बात नजर आती। और मैं आपको बता दूं कि IPL नहीं होती इस साल, कोई चांस नहीं है IPL होने का। और वर्ल्ड कप अगर नहीं होता तो वर्ल्ड कप फिर 2022 में होगा, 21 में नहीं होगा। और 2022 में ऐसा मौका आएगा कि 2 से 3 इवेंट एक साथ हो जाएंगे। तो इसको IPL के साथ मिलाने की कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि सिर्फ IPL खेलें, क्योंकि IPL में भी आपको गैर मुल्की खिलाड़ियों को तो लाना पड़ता है ना। बिल्कुल। और IPL में तो बहुत ज्यादा खिलाड़ी आएंगे गैर मुल्की IPL की, तो उसको फिर संभालना, फिर वो उनको भारत में रखना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए उसको IPL के साथ मिलाना कोई मुझे उसकी वजह नहीं समझ आती। दूसरा ये कि वर्ल्ड कप अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है, जो ICC की मीटिंग है उसमें इन्होंने तय करना है, क्योंकि अभी भी काफी टाइम बाकी है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं और वहां पर लॉकडाउन में नरमी हो चुकी है। जो मेरी कल ही ऑस्ट्रेलिया बात हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं उनके साथ, तो उन्होंने हमें बताया मेलबर्न से कि काफी सूरत हाल अब बेहतर होती जा रही है। तो अभी 6 महीने बाकी हैं, जो अक्टूबर का टाइम है, 15 गालिबन अक्टूबर है या 18 अक्टूबर है, उसको अगर देखें आप तो अभी आप मई में बैठे हैं, तो 4-5 महीने का वक्त तो बाकी है। बिल्कुल। तो मुझे तो उम्मीद भी है अभी, क्योंकि अभी ऐलान नहीं हुआ। और कुछ ICC के लोगों से जिनसे बात होती है वो कहते हैं कि भाई ICC की जो मीटिंग होगी उसमें सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे, तो अभी कैंसिल ना समझें आप इसको। सर थोड़ा सा कल जो शाहिद आफरीदी ने एक बयान दिया है उसके हवाले से थोड़ा बात कर लें कि
जैसे हम देख रहे हैं कि इंडिया वाले सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो एक जगह जमा हो गए हैं, पाकिस्तान स्पेशली शाहिद आफरीदी के खिलाफ वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन आफरीदी के हक में अभी तक पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर, स्पेशली जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे फार्मर क्रिकेटर्स हैं, यूट्यूब के चैनल भी चलाते हैं, वो अभी तक अपने व्यूअर्स बचाने के चक्कर में आफरीदी के हक में उन्होंने कुछ बोला नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए यार, बात यह है कि जरूरी नहीं है कि जो आफरीदी बात कर रहे हैं उसका सबके सब साथ दें, कोई जरूरी नहीं है। ये आफरीदी ने खुद ये बात की, लेकिन मैं इसको दूसरे अंदाज से देखता हूँ कि शाहिद आफरीदी ने जो बात की है वो बात मौके के हिसाब से उन्होंने की, क्योंकि उस वक्त वो जिस जगह पे खड़े हुए थे वहाँ की जो सुनने वाले लोग थे वो इसी तरह की बात सुनना चाहते हैं। आफरीदी की एक खास बात यह है, आप उसको इतने अरसे से उनको देख रहे हैं कि वो मौका जहाँ पे होते हैं वो वहाँ के मिजाज के हिसाब से वो हमेशा बात करते हैं। इन्हीं आफरीदी ने जब इंडिया में थे तो इन्होंने कहा था कि उन्हें भारत में ज्यादा प्यार मिलता है वर्ल्ड कप 2016 में। फिर ये जब स्विट्जरलैंड गए थे खेलने के लिए तो वहाँ भारतीय झंडा इन्होंने लेके तस्वीर बनवाई थी, आपको याद है। तो शाहिद आफरीदी है, वो ना ज्यादा आगे का सोचते हैं ना वो ये सोचते हैं कि उनकी बात का क्या असर होगा। वो जिस जगह पे होते हैं, जिस लम्हे में जैसा वो फील करते हैं वो बोल देते हैं। तो उनको लगा, अब जब वो आजाद कश्मीर में लोगों के साथ खड़े हुए हैं तो वहां पर लोगों की परेशानियां तो हैं। आपको पता है कि कितना वहां के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, पिछले 70 साल से ज्यादा हो गया है, 73 साल हो गए कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो वो मसला उजागर होना चाहिए, वो वहां पर उन लोगों के हक में लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन तो मेरा सवाल असल में यह था कि जैसे हम देखते हैं कि हमेशा शुएब अख्तर या दूसरे जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ ऐसे बयान देते थे, तो शायद मैं ये कह रहा हूँ कि भाई शुएब अख्तर की या रमीज राजा के तर्ज अमल को क्रिटिसाइज करने वाले हम कोई नहीं होते। अगर शुएब ने नहीं दिया तो नहीं दिया, भाई उसकी मर्जी। मैं अगर शुएब अख्तर को इस बात पे तनकीद का निशाना बनाऊं, भाई मुझे अपनी गिरेबान में देखना ना, क्या मैंने तनकीद की है, क्या आपने तनकीद की है। मैंने तो की है अपनी हैसियत में रहते हुए जी। लेकिन ये कि पूरी सूरत हाल को देखते हुए बात करें, सिर्फ हम इस चीज पे कि रमीज ने क्यों नहीं किया, तो भाई उसकी मर्जी। उन्हें नहीं लगता कि शायद आफरीदी ने ठीक बात की है, इसका मतलब ये है कि शायद उन्हें नहीं लगता हो। चलें सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए जी। नाज़रीन, हिते वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था, ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले अॻिते वधायूं था। हिन वक़्तु असांखे वीडियो कॉल ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़िया निगार आहिनि हारिस काज़मी साहब। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। गुज़िश्ता वीक जो था उसमें सबसे बड़ी न्यूज़ ये थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनमें मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज हसन अली, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है और तरक्की हुई अजहर अली, उसके साथ साथ शाहीन शाह आफरीदी को ए कैटेगरी में रखा गया है। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था, जैसे फवाद आलम हो गए या दूसरे प्लेयर्स हो गए, उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है, डोमेस्टिक एलीट कैटेगरी। ओवरऑल इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जमशेद, बात घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ चुकी है कि म्यार जो है अब खेल का नहीं रहा, जाती पसंद के बाद आ चुकी है दोबारा। फवाद आलम के पहले आपने फवाद आलम को स्क्वाड में रखा, उसको कहीं चांस नहीं मिला। अब आप नहीं मिला, ठीक है, आपके टीम के साथ था वो और परफॉर्म करके आया हुआ था, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहिए था। अब ये जवाब बना के जो एलिट जो है डोमेस्टिक एलिट बनाया इन्होंने और उसमें डाल दिया, ये कोई रीजन नहीं है। इसी तरह अगर टीम की परफॉर्मेंस पे अगर हम देखें, डोमेस्टिक के ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी टीम जब अनाउंस होती है, जो लड़के ले जाते हैं वो उधर से नहीं जाते बल्कि वो पीएसएल के अंदर जो बच्चे हैं, और उन्होंने चाहे 3 मैच खेले हो चाहे 4 मैच जरा सी परफॉर्मेंस दी है, वो टीम के अंदर डायरेक्ट आ रहे हैं। तो फिर डोमेस्टिक ढांचे को खत्म कर देना चाहिए। हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, वो डोमेस्टिक लड़के जो है 1 साल खेल के अपने आप को मैच्योर करके क्रिकेट आगे आते हैं, लेकिन आगे आने के बाद बड़ी डिसअपॉइंटमेंट उनको होती है कि उनको आगे कोई रिवार्ड नहीं मिलता। ये हमारे यहाँ बड़ा बैड लक है। फवाद आलम के साथ कई लड़के ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परफॉर्म करने के बावजूद भी उनको उनका नहीं मिल पाया।
लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर है उनके लिए कि उनके लिए एक नई कैटेगरी का ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल जब तनकीद हुई तो बाद में ऐलान हुआ और उनको डोमेस्टिक एलीट कैटेगरी दी गई है। दूसरी खबर जो सबसे बड़ी थी लास्ट वीक में वो ये थी कि बाबर आजम अब ऑफिशियली तौर पर अनाउंस हो गया है कि वो ओडीआई के कप्तान भी होंगे। बहरहाल ये उम्मीद तो थी कि उन्हीं को कप्तानी मिलेगी, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कह सकते हैं अब कि हम वो कप्तान बन गए हैं। और सरफराज अहमद जो कहीं ना कहीं वनडे में उनके पास चांस था वो भी उनके पास नहीं है। और अब इंग्लैंड टीम जा रही है और खबरें ये हैं कि वहाँ सरफराज अहमद उस टीम के साथ जा रहा है। तो कितना अहम दौरा होगा स्पेशली सरफराज अहमद के हवाले से, उसके कमबैक करने के हवाले से। अगर सरफराज अहमद को चांस मिलता है, बिल्कुल जब चला जाए तो हम देखेंगे कि चला गया है और उसको चांस भी मिल रहा है। अब सरफराज अहमद के पास ये होगा कि अगर उसको चांस मिलता है तो वो अपना पूरी परफॉर्मेंस दे, 100% रिजल्ट दे। रिजल्ट तो वो पहले भी देता था, पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया, तो रिजल्ट देने के बाद भी उसे वहां से गायब कर दिया गया। अब ओडीआई में उसको चांस देते हैं, वहां जाता है, देखे क्या खिलाते हैं और कितने मैचेस उसको चांस मिले और वो अपना परफॉर्म करे, आंख बंद करके पीछे के माजी को भूले और आगे अपने परफॉर्मेंस पे नजर। परफॉर्मेंस खुद इटसेल्फ बोलती है और ये बिल्कुल सर। बेहतरीन चांस है और कि वो जैसे मैंने बात की प्लेयर्स के हवाले से, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज, इनको शायद सजा दी गई है टेस्ट ना खेलने की, इसलिए इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। वो 2 फॉर्मेट तो कम से कम खेल रहे थे जिनमें T20 और ओडीआई से। बहरहाल टेस्ट ना खेलने की उनको शायद सजा दी गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, उनको किसी ना किसी कैटेगरी में रखा गया है। जो सिर्फ T20 खेलते हैं उनको भी किसी ना किसी कैटेगरी में रखा गया है। सरफराज अहमद जो आजकल किसी भी फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, वो भी किसी ना किसी कैटेगरी में शामिल है। लेकिन मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज जो 2 फॉर्मेट खेलते हैं, वो आजकल हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है यहाँ पर? जस्टिफिकेशन तो बनती है कि क्यों, किस प्लेयर्स को, इन 2 प्लेयर्स को आपने बाहर क्यों रखा है, और जो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं आप उनको क्यों लेकर आए हैं? ये जो है इनका अपना जो है, मैंने कहा ना, जो खुद चाहते हैं, सोचते हैं, वही कानून बना लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस होते कितने हैं? टेस्ट मैचेस जो है 1 या 2 सीरीज मुश्किल से साल में होती है, यानी 3-3 टेस्ट की एक सीरीज रखें तो आपके 6 टेस्ट हो गए। इंग्लैंड तो हम जाते हैं 5-5 साल के बाद जो है जाते हैं, वहां पे 5 टेस्ट हमें मिलते हैं। अदरवाइज जो 3-3 टेस्ट की 2 सीरीज भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जबकि ओडीआई और T20 को देखें तो वहां पे जो है 20-20, 25-25 मैच मिल जाते हैं। आप उनको देख नहीं रहे, आप सिर्फ टेस्ट मैच को बेस बना के अगर किसी के साथ जो है उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करेंगे तो ये नाइंसाफी है, उसके साथ भी ज्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सर इसी साल के अंदर अब T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा था, जिसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि कोविड-19 की वजह से क्या वो हो पाएगा या नहीं होगा। तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम ये बातें चल रही हैं कि शायद भारत ये कोशिश कर रहा है कि वर्ल्ड कप ना हो और वो IPL करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बस भारत तो हमेशा से नेगेटिव पॉलिसीज उसकी रही हैं, उसके हम क्या कह सकते हैं, उसके साथ जितने भी अच्छा करें। क्या ये तो बात वो समझ से बालातर नहीं है कि वर्ल्ड कप नहीं हो सकता तो IPL कैसे हो सकता है? क्योंकि IPL में भी उतनी ही टीमें हैं, तकरीबन उतने ही फॉरेनर प्लेयर वहां पे आते हैं, तो वो हो सकता है, तो वर्ल्ड कप भी कराया जा सकता है। अभी तक ऑफिशियली बहरहाल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो जो है नहीं होता, T20 वर्ल्ड कप नहीं होता, तो फिर जो है आईसीसी को उसके बारे में जो है बिल्कुल वो लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए कि फिर IPL में वो जो क्यों करवा रहा है। जिस वजह से सारे मैचेस कैंसिल हो रहे हैं, दुनिया के तमाम इवेंट्स कैंसिल हो चुके हैं और अब T20 भी उसके ऊपर खतरे पे लगा हुआ है, दाव पे लगा हुआ है। तो वहां पे IPL हो जाना और T20 के ना होना एक दो मुतज़ाद चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। जब कॉन्ट्राडिक्शन किसी चीज में आ जाए तो उस पर सवाल उठने शुरू होते हैं। किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, पॉजिटिव अदा करना पड़ेगा, क्योंकि भारत हर जगह मोनोपोली करता रहा है और करना है। वो IPL की शक्ल हो, एशिया कप की शक्ल हो, दूसरे टूर्नामेंट्स की शक्ल हो, लेकिन भारत की मोनोपोली अभी तक बरकरार है और इसको तोड़ना जरूरी है। सर आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा शाहिद आफरीदी के हवाले से। शाहिद आफरीदी ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ कश्मीर में जाकर वहां पर बोला था। तो जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो सब जमा हो गए हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे वो आफरीदी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तानी प्लेयर आफरीदी के हक में किसी ने बोला नहीं है। तो ये क्यों है कि शाहिद आफरीदी का कोई भी अभी तक साइड नहीं ले रहा? जिस तरीके से हमने देखा है कि माजी में शोएब अख्तर वगैरह कुछ भी बयान देते हैं तो शाहिद आफरीदी
पहले बंदे होते हैं जो उनकी साइड लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी क्रिकेटर की, शायद जो पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उनकी व्यूअरशिप भारत में भी है, तो शायद व्यूअरशिप बचाने के लिए क्या चक्कर है, क्यों अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा? बस आपने पहले खुद ही जिक्र कर दिया कि सब लोग जो भारत से अटैच किसी न किसी सूरत में हैं, तो वो अपना फायदा देखना चाहते हैं। यहाँ पे जो है तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, इंसानियत जिस तरह जो है मोदी ने इंसानियत की धज्जियां बिखेरी हैं कश्मीर में, और भारत कानून लाके और मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म कर रहा है, तो जाफरी ने बोला, सच बोला, हक बोला। हक बोलने का साथ का चाहिए, खास तौर पर उसके खिलाड़ियों को चाहिए जो क्रिकेटर्स हैं या दूसरे स्पोर्ट्स से हल्के हैं उसको साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त ते पंहिंजी पुॼण ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।